दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है जोवलगिरी के नरभक्षी बाघ की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोवलगिरी और सुलेकुंटा के जंगलों में एक इंसान का शिकार हो चुका था। निशान बिल्कुल साफ थे। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल में एक अजीब सी भारी खामोशी उतर आई थी। जहां चट्टान की उस खांच में एंडरसन साहब अपनी जगह जमा चुके थे, नीचे के जो नाला था उसके पास छोड़ा, वहां पे बाघिन ने शव को छोड़ा हुआ था। ऊपर आसमान में कौवे मंडराने लगे थे और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या बाघिन अपने शिकार पर वापस लौटेगी? याद होगा आपको। अब जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पीछे सरकता गया, वैसे वैसे जंगल की हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी कुछ घुलने सी लगी। पूर्णिमा की रात थी। चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी रोशनी नाले, चट्टान और आसपास की झाड़ियों पर फैलती जा रही थी। लेकिन उसी रोशनी के साथ साथ परछाइयां भी और गहरी होती जा रही थी, मानो जंगल किसी आने वाले घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। और इसी खामोशी के बीच अब इंतज़ार शुरू हो चुका था। एक ऐसा इंतज़ार जिसमें ना तो कोई आवाज़ थी और ना कोई हलचल। बस सांसों की गिनती थी और निगाहें उस दिशा पर टिकी थी जहां से बाघिन के लौटने की संभावनाएं थी। क्योंकि दोस्तों, जंगल में सबसे खतरनाक पल वही होता है जब सब कुछ एकदम आपको शांत दिखाई देता है और शिकारी बिना किसी आहट के वापस आने वाला होता है। वो सबसे खतरनाक पल होता है। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मानस रंजन जी, अभिजीत दास गुप्ता जी, ब्यूटीफुल प्लेसेस और रविंद्र सिंह जी का। आप लोगों द्वारा थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को जो आर्थिक सहयोग दिया गया है वो चैनल के लिए बहुत कीमती है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, कल कल से मतलब एक दो दिन पहले हमारी एक छोटी सी बच्ची मेघा स्मृति, जो हमारी एक तरह से कह लीजिए सब्सक्राइबर भी है और छोटी सी बच्ची है, हमारे चैनल की सारे घटनाक्रमों को सुनती है, उसका बर्थडे था। तो बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू मेघा। मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेज। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और उत्तरांचल डायरीज परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं बेटा। आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एपिसोड 2 में ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, शाम होते होते सूरज घने पेड़ों की ओट में धीरे धीरे डूब गया और जैसे ही शाम में जंगल पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, रात के ठिकाने की तलाश में वो दोनों कौवे भी दूर खड़े पेड़ों की ओर उड़ गए। उसी पल जंगल में एक जंगली मुर्गे की बाघ गूंज उठी, जो आवाज होती है ना उसकी, बाघ। और उसके तुरंत बाद नाले के सूखे किनारे से मोर की आवाजें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर एंडरसन साहब के मन में एक अजीब सी तसल्ली उतर आई। क्योंकि अगर मोर पास हो तो बाघिन की मौजूदगी का पता तुरंत चल जाता है। वो इतनी कॉल करती है, इतनी स्ट्रेस कॉल करती है कि पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई कार्निवोरस है। दोस्तों, वक्त करीब आ चुका था जब बाघिन अपने छोड़े हुए शिकार के पास लौटने वाली थी। और उस इंतजार में एंडरसन साहब के शरीर का एक एक कण, एक एक इंद्री पूरी पूरी तरह जागृत और तनाव से भरी हुई थी। निगाहें सामने जमी थी और सांसें अपने आप ही धीमी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो मोर भी वहां से उड़ गया, लेकिन इसके अलावा कोई वहां पे कोई खास कोई और कोई हलचल वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिन पूरी तरह खत्म हो चुका था और थोड़ी ही देर में चांद आसमान में उगाया, जिसकी रोशनी में नाला, चट्टान और आसपास का पूरा इलाका साफ साफ चमकने लगा था। मतलब साफ साफ विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई थी, सब साफ दिख रहा था। लेकिन उसी उजाले के साथ साथ जंगल में एक डरावनी खामोशी भी छा गई थी। यहाँ तक कि रात के कीड़ों की जो वो किरकिरी किरकिरी किर सी होती ना, वो तक बंद हो गई थी। नीचे पड़ा हुआ मृतदेह, जो डेड बॉडी थी, वो साफ दिखाई दे रही थी। उसका एक हाथ ऐसे ऊपर को उठा हुआ था, मानो वो किसी बदले की मांग कर रहा हो। अचानक उस खामोशी को चीरते हुए कहीं से एक सांभर की घबराई हुई चीख सुनाई दी और कुछ ही पलों में लगभग आधा मील की दूरी से उसी डर का जवाब देने वाली दूसरी आवाजें भी आने लगी, जिनके पीछे पीछे हिरणों की बेचैन पुकार भी गूंजने लगी।
उन आवाज़ों को सुनते ही एंडरसन साहब के मन में मतलब उन्होंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि बाघिन अपने शिकार की ओर बढ़ चुकी थी। और जंगल के ये रात के रखवाले मतलब यही सब जो होते हैं, घुरड़ काकड़ बार्किंग डियर, यही सब, ये सब ना उसे देख चुके थे, बल्कि उसकी खबर पूरे जंगल में भी फैला रहे थे कि भाई यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर धीरे धीरे वो सारी आवाज़ें थमने लगी। तो इसका सीधा मतलब यही था कि बाघिन अब उन जानवरों की नज़र के मतलब उनके दायरे से बाहर निकल चुकी थी। यानी वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी थी। उसका लक्ष्य क्या? वही इंसान की डेड बॉडी। और इसी एहसास के साथ एंडरसन साहब अपनी दाईं ओर लगभग 25 गज आगे नाले के उस मोड़ की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, जहां से किसी भी पल बाघिन आ सकती थी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। भाई, आधा घंटा बीत गया, फिर 45 मिनट और गुजर गए। इनकी नजरें बार बार अपनी घड़ी की तरफ जा रही थी और मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि इतनी दूरी तय करने में बाघिन को इतना वक्त लगने का कोई वजह नहीं हो सकती है। इनके कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा था। अचानक एक अजीब सी सिरन इनकी रीढ़ से होती हुई गर्दन तक दौड़ गई और इनके जो रोए होते ना गूज बम्स, वो अपने आप खड़े हो गए। इन्हें हमेशा से ये विश्वास रहा था कि हर इंसान के भीतर एक छठी इंद्री होती है जो आने वाले खतरे की सूचना दे देती है। जैसे जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी होता था, छठी इंद्री उनको एहसास करा देती थी, तो ऐसे ही इनके साथ भी होता था। हर किसी को इसका एहसास हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन भारत, बर्मा और अफ्रीका के जंगलों में जो इन्होंने अपने जो समय बिताया था, उसके अनुभव से ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब इस तरह की चेतावनी अपने दिल के भीतर से आए, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो एक तरह से मौत को बुलावा देना जैसा होता है। अब बहुत सावधानी के साथ बिना कोई आवाज़ किए ये चारों दिशाओं पर नज़र रखने लगे। इनके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, शायद बाघिन को इनकी मौजूदगी का आभास हो चुका है, वो अब इनके पीछे लग गई थी और किसी भी क्षण इन पर झपट सकती थी। अक्सर कहा जाता है कि जब कोई बड़ा खतरा सामने हो तो इंसान तेजी से सोचने लगता है, अपने भीतर की सारी हिम्मत समेट लेता है, बटोर लेता है और उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। हालांकि एंडरसन साहब बाद में इस बात को पूरी तरह से इन्होंने मतलब स्वीकार भी किया है, पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उस समय ये भीतर तक डर गए थे। इनके शरीर से पसीने की धारें बह रही थी और दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ थी, बाघिन ना तो नाले के रास्ते से आई थी और ना ही उस चट्टान के नीचे से, क्योंकि अगर वो वहां से आती तो इनकी नज़र में आ चुकी होती। तभी इनके मन में एक और ख्याल आया जो बड़ा डरावना था, कि वो शायद नाले के दूसरी ओर की घनी झाड़ियों में छिपी हुई थी और वहीं से इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। अब इनका अंतर्मन जोर दे देकर ये कह रहा था कि बाघिन इनके पीछे और ऊपर की तरफ है, एक पीछे है या फिर सामने है, दोनों में खतरा है। और तभी इन्हें अचानक ये बात याद आ गई कि जिस खांच में ये बैठे थे, उसके ठीक पीछे वाली चट्टान लगभग 4 फुट ऊपर की ओर उठी हुई थी, ऐसे तिकोनी थी। और अगर इन्हें पीछे देखना होता तो हाथ पांव समेट कर कमर मोड़ कर देखना पड़ता। ऐसी हालत में स्थिर रहकर निशाना लगाना बिल्कुल नामुमकिन होता। एक और खतरा यह भी था कि अगर बाघिन नाले के दूसरी ओर बैठी होती तो वो इनकी जरा से भी हरकत को नोटिस कर लेती। उससे तो साफ साफ दिखाई दे जाता ना, अगर वो कन्फ्यूजन में बैठी है कि वहां पे कोई आदमी बैठा है और ये कुछ हलचल कर रहे हैं, तो वो तो 100% श्योर हो जाती कि हाँ वहां कोई बैठा हुआ है। कुछ पलों के लिए तो भैया इन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। खतरा बहुत करीब महसूस हो रहा था और तभी ऊपर की तरफ से हल्की सी जो है रेत सरसरती हुई नीचे गिरी। ये इस बात का साफ संकेत था कि बाघिन अब बिल्कुल ऊपर थी और शायद अपनी आखिरी छलांग लगाने की तैयारी कर रही थी। तब तक एंडरसन साहब ने भी अपने भीतर उठती हुई दुविधा को काबू में पा लिया था। वैसे तो एक ही स्थिति में बैठे बैठे इनके पैरों में झंझनाहट होने लगी थी और इन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर अब भी देर हुई तो इनका सारा शरीर इनका साथ छोड़ देगा।
आधा झुकते हुए इन्होंने अपनी पॉइंट 405 राइफल को दोनों हाथों से कसकर थामा। नली को अपने चेहरे के ठीक सामने रखते हुए बहुत सावधानी से ऊपर उठने लगे, और जैसे जैसे ये ऊपर होते गए वैसे वैसे इनकी आंखें और राइफल की नली का सिरा एक साथ उस खांचे के ऊपर आता चला गया। और उसी पल जो सीन इनकी आंखों के सामने खुला, भाई वो किसी भी इंसान के रोंगटे कर देने के लिए काफी था। क्योंकि इनसे माज 8 फुट की दूरी पर वो बाघिन पेट के बल जमीन से चिपकी हुई बिल्कुल सांप की तरह सरकते हुए सीधे इनकी ओर बढ़ रही थी। एक पल के लिए तो दोनों की नजरें टकराई, इतने नजदीक से, इतनी साफ कि उस पल को शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। और ठीक अगले ही क्षण एक भयानक दहाड़ के साथ वो बाघिन पूरी ताकत से इनके ऊपर झपट पड़ी। और उसी एक सांस में, उसी एक पल में एंडरसन साहब ने भी झुकते हुए राइफल को लोड कर लिया था और फायर कर दिया। बंदूक के धमाके की कान फाड़ देने वाली आवाज और उसी के साथ बाघिन की कर्णभेदी दहाड़, कान को फोड़ने वाली दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। चट्टान की उस खांच में दबे होने और अचानक सामने से चली गोली की वो जो तेज आवाज थी और उसकी जो चमक थी, उससे बाघिन घबरा गई और उसी पर उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। उसकी छलांग इतनी अचानक थी कि वो सीधे एंडरसन साहब के सर के ऊपर से होती हुई निकल गई। और जब वो सर के ऊपर से होते हुए निकली तो उछलते समय उसके पिछले पैरों का जोर जो था वो राइफल की नली से टकराया और राइफल इनके हाथ से छटक कर और नीचे चट्टान के पास जहां पर वो आदमी का शव पड़ा हुआ था वहां जाके गिर गई, वहां की रेत पे। उधर बाघिन दो ही छलांगे में नाले को पार कर गई और एक जोरदार दहाड़ के साथ सामने की झाड़ियों में गायब हो गई। अब भाई ये सब इतना अचानक हुआ था कि एंडरसन साहब कुछ पलों तक तो वहीं पर जमे रह गए। अब इनके हाथ में कोई हथियार नहीं। अगर बाघिन लौट कर आ जाती तो इनके बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। और अगर वो घायल हालत में पास की झाड़ियों में ही छिपी बैठी होती तो नीचे उतरकर राइफल उठाना भी भाई खुद को उसके सामने पेश करने जैसा होता। लेकिन वहां खाली हाथ बैठे रहना भी आसान नहीं था। सॉरी। थोड़ी देर की सोच विचार के बाद एंडरसन साहब ने जोखिम उठाने का फैसला ले लिया। ये नीचे उतरे, राइफल उठाई और जितना तेजी से हो सके वापस ऊपर चढ़कर आ गए। ऊपर आते समय इनके मन में बस यही डर था कि कहीं उस पल झाड़ियों से निकलकर बाघिन इन पर ना झपट पड़े। राइफल हाथ में आते ही इन्होंने सबसे पहले राइफल को चेक किया। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन्होंने पुराना कारतूस निकालकर नया कारतूस भर लिया, यानी रिलोड कर लिया। उस समय इनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि यार गोली बाघिन को लगी होगी कि नहीं, कहीं फायर बेकार तो नहीं होगा। अचानक इनकी नज़र पास ही जमीन पर पड़ी। वहां एक काली सफेद सी चीज पड़ी हुई थी। इन्होंने उसे उठाया तो समझ में आया कि अरे यार वो तो बाघिन के कान का एक बड़ा सा टुकड़ा था। वो टुकड़ा तब भी गर्म था, यानी गोली बहुत पास से लगी थी। कान का वो हिस्सा जो है चमड़ी में और बाल का था, इसलिए खून भी ज़्यादा नहीं बहा था। लेकिन ये देखकर एंडरसन साहब को बहुत निराशा हुई, क्योंकि इतने करीब से मिला मौका हाथ से निकल गया था यार। और बाघिन को कोई गंभीर चोट भी नहीं लगी थी। एक कान खोने से बाघिन को कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला नहीं था। वो जख्म कुछ ही दिनों में भर जाता। लेकिन इस चुके हुए निशाने से उसे बाघिन को ये सबक सिखा दिया था कि जिस शिकार को एक बार छोड़ दिया जाए उसके बाद पास फिर दोबारा नहीं लौटना चाहिए। इसका मतलब साफ था, भूख लगने पर अब वो नया शिकार ढूंढेगी और जो मृतकों की जो संख्या है वो और बढ़ने की संभावना हो सकती थी। इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि अगर वो इलाका छोड़कर कहीं और चली गई तो वहां के लोग बेचारे, जिन्हें कुछ पता भी नहीं होगा, वो शिकार बनने लगेंगे। अब खुद पर झुंझुलाते हुए एंडरसन साहब ने पूरी रात उसी चट्टान पर काट दी, यही सोचे थे कि शायद बाघिन लौट आए। सुबह जब इनके साथी पहुंचे तब तक ये ठंड से बिल्कुल अकड़ चुके थे और भीतर से भी पूरी तरह टूट चुके थे। पिछली दोपहर से इन्होंने कुछ खाया नहीं था। गर्म चाय कुछ खाने के बाद इनके शरीर में थोड़ी सी जान आई और मन कुछ हल्का हुआ। तभी इन्हें यह महसूस हुआ कि अगर इनकी छठी इंद्री समय रहते चेतावनी नहीं देती तो शायद इनका हाल भी उसी अधखाए शव जैसा होता।
इसी सोच के साथ इन्होंने मन ही मन अपने भाग्य का शुक्र किया। इसके बाद ये उस जगह तक भी गए जहाँ से बाघिन छलांग लगाकर भागी थी, लेकिन वहाँ कोई साफ खून के निशान नहीं मिले। बस टूटे हुए कान से लगे कुछ पत्तों पर जो है वो हल्के-हल्के खून के निशान जो लग जाते हैं ना, पत्ते से टकराते हुए गई और कान का वो लग गया, वो तो वही था और कुछ नहीं था। फिर कुछ दूर जाके वो भी मिट गए थे। अब ये पूरी तरह से निराश होकर एचएनटी होते हुए गुंडेलम लौट आए। अगले 10 दिनों तक एंडरसन साहब गुंडेलम में ही रुके रहे और उम्मीद के एक धुंधले सहारे पर भैंसों को और बछड़ों को बांधते रहे। सुबह और दोपहर जंगल में भटकते रहे कि शायद कहीं बाघिन का कोई ताज़ा निशान मिल जाए। इसके अलावा ये रातों में कभी किसी जल स्रोत के पास, कभी जंगल की पगडंडी पे, तो कभी गुंडेलम नदी के किनारे बिताते रहे। इन्हें उम्मीद यही थी कि कहीं तो बाघिन दिखाई दे जाए, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। हर सुबह इन्होंने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि कहीं किसी नए शिकार की खबर मिले, या कहीं किसी ने कहीं कोई गांव वाले ने बाघिन को देखा हो, लेकिन उसका बाघिन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो इससे एक बात साफ हो गई थी कि वो बाघिन इलाका छोड़कर जा चुकी थी। 11वें दिन एंडरसन साहब ने भी गुंडरम छोड़ दिया और पैदल चलते हुए एचेंटी और डेंकानी कोटा के रास्ते से होते हुए होसूर पहुंचे, जहां इन्होंने अपने सब कलेक्टर मित्र से मुलाकात करके पूरी घटना विस्तार से बताई। क्योंकि अब ये उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मान चुके थे, तो इन्होंने सब कलेक्टर से ये वादा ले लिया कि उस बाघिन द्वारा किए गए किसी भी नए हमले की खबर इन्हें तुरंत दे दी जाए। और ये उसके बाद अपना बैंगलोर अपने घर लौटकर वापस आ गए। एक दिन अचानक एंडरसन साहब को एक ऐसा पत्र मिला जिसके आने की उम्मीद इनके मन में पहले से थी। उस पत्र में लिखा था कि बाघिन गुंडेलम लौट आई है और उसने फिर से वहीं एक आदमी को मार डाला है, जो गुंडेलम में उसका 8वां शिकार था। और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि ठीक अगले ही दिन शाम के समय सुलेकुंटा के उस छोटे मंदिर में, जहां पिछले 40 सालों से एक वृद्ध पुजारी मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करता आ रहा था, उसे बाघिन मंदिर के दरवाजे से ही उठा ले गई थी। पत्र मिलने के महज 2 घंटे के भीतर ही ये अपनी गाड़ी से जोवलगिरी की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर इनके लिए सौभाग्य की बात यह रही कि इन्हें उस व्यक्ति से बात करने का अवसर मिल गया जिसने ये पूरी घटना अपनी आंखों के सामने देखी थी। और उसके अनुसार वो व्यक्ति कुछ और लोगों के साथ दर्शन के लिए मंदिर की ओर जा रहा था। वो लोग मंदिर तक पहुंचे ही थे कि उनसे लगभग 30 गज की दूरी पर खड़े एक पीपल के पेड़ की फैली हुई वो सूखी जड़ें होती है ना, उनके बीच से पहले तो एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, और उसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ वहां से छलांग लगाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अब डर के मारे ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के भीतर घुस गए। और इन्हें ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, मंदिर के भीतर उस समय कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, तो उन्हें ऐसा गहरा धक्का लगा जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकते थे। क्योंकि सामने ही उस पुराने पीपल के पेड़ की उलझी हुई जो सूखी जड़ें थी, उनके बीच वो पुजारी जी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद जब इन्होंने हिम्मत जुटाई और वो सभी लोग समूह बनाकर उस शव के पास पहुंचे, तो वहां का दृश्य साफ साफ बता रहा था कि पुजारी पर हमला या तो मंदिर के भीतर हुआ था, या फिर बिल्कुल उनके पास, मतलब मंदिर के पास। और उसके बाद उसे घसीटते हुए पेड़ की जड़ तक ले जाया गया था। उसकी छाती का कुछ मांस खाया भी जा चुका था, लेकिन दर्शन के लिए आई इस मंडली की मौजूदगी ने बाघिन के भोजन में बाधा डाल दी थी, जिसके कारण वो उसे अधूरा छोड़कर भाई वहां से भाग गई। एंडरसन साहब ने वहां मौजूद सभी लोगों से बार बार और विस्तार से ये जानने की कोशिश की कि जब वो बाघ दिखाई दिया था तो क्या उनमें कुछ, उस बाघिन में उस पर कोई उन्होंने विशेष बात देखी, विशेष रूप से उसके कानों के बारे में। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में थे सब, इतना ध्यान कोई नहीं दे पाया। एंडरसन साहब और इनके साथ आए 3 लोग जल्दी जल्दी सुलेकुंटा की ओर गए और अंधेरा होने से ठीक पहले वापस लौट आए। आखिरी 2 मील का रास्ता बहुत मुश्किल था। 2 तेज चढ़ाई वाले पहाड़ और उनके बीच
बांस से भरी हुई एक गहरी घाटी पड़ती थी। उस पूरे रास्ते में एक अकेले हाथी की चिघाड़ के अलावा ना तो कुछ दिखाई पड़ा और ना ही कोई दूसरी आवाज सुनाई दी। वो हाथी अक्सर मंदिरों में आने जाने वाले लोगों को परेशान करता था और कभी कभी उनका पीछा भी करता था। लेकिन उस शाम उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी जताई और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। दोस्तों, अंधेरा तेजी से घिर रहा था, इसलिए इन्हें ठीक से डेरा डालने का समय नहीं मिला। हालात ऐसे थे कि वहीं रुककर रात बिताने का फैसला लिया गया। आमतौर पर इनके साथी इसका विरोध करते, लेकिन आसपास नरभक्षी के होने का डर और बढ़ता अंधेरा देखकर वो तीनों लोग मान गए। मरता क्या ना करता। एंडरसन साहब वो जो भरी हुई राइफल थी उसको हाथ में लेकर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। उनके साथियों ने आसपास के जंगल से जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा की और एक अलाव जला लिया। अमावस्या के दिन होने की वजह से रात बहुत अंधेरी थी और वो अलाव ना सिर्फ ठंड से बचने के लिए था बल्कि थोड़ी सुरक्षा का भी भरोसा दे रहा था। हालात ऐसे थे कि ये उम्मीद कम ही थी कि बाघिन दोबारा मंदिर की ओर लौटेगी, लेकिन अगर वो लौट आती तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। अलाव अच्छी तरह से जलने लगा था और सभी लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। भाई, आग भी सेक रहे और रोशनी भी है। अलाव के बाहर चारों तरफ घना गुप्त अंधेरा फैला हुआ था, इतना गहरा कि उस पर नरभक्षी बाघिन बिना आहट के चुपचाप सरकते हुए इनके बहुत करीब तक भी आ सकती थी। एंडरसन साहब का पूरा ध्यान जंगल से आने वाली हर आवाज पे था। बीच बीच में सांवर की पुकार सुनाई दे जा रही थी। कभी कभी उसके जवाब में किसी नर की आवाज भी आ जाती थी, लेकिन इन आवाज में घबराहट नहीं थी। जो एक होती ना घबराहट, वो नहीं थी, जिससे यह समझ में आता था कि बाघ जैसा कोई बड़ा शिकारी वहां नहीं था। इन्होंने आधी रात के बाद तय किया कि हर 2-3 घंटे के में जो है पहरा बदल दिया जाएगा। एंडरसन साहब ने एक साथी के साथ पहली पारी संभाली और बाकी दोनों साथी थोड़ी देर में गहरी नींद में चले गए। कुछ देर बाद वही अकेला हाथी इनके पास से गुजर गया। अलाव की लौ देखकर एक बारी को वो थोड़ा परेशान हुआ, चिघाड़ा, लेकिन फिर झाड़ियों के अंदर गायब हो गया। करीब 2 बजे के आसपास एक भेकर की चीख सुनाई दी। भेकर मतलब एक जंगली वो हिरन घुरड़ काका टाइप की वैरायटी है। इससे ये अंदाज लगाया गया कि शायद उसने किसी तेंदुए को देख लिया होगा। 3 बजे के करीब पहरा बदला गया। सो रहे दोनों साथियों को जगा दिया गया और एंडरसन साहब आराम करने के लिए लेट गए। इन्हें इतनी गहरी नींद आई कि इनकी आंखें सीधे सुबह ही खुली, जब उगते सूरज का स्वागत करते जंगली मुर्गे की बाग जंगल में गूंज रही थी। पास के कुएं से पानी खींचकर बनाई गई गरम गरम चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता करके ये सब लोग तरोताज़ा हो गए। इसके बाद एंडरसन साहब उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और वहां पड़े जो पुजारी जी का जो शरीर था उसके अवशेष देखने लगे। दिन में गिद्धों ने और रात में सियारों और लोमड़ियों ने शरीर को लगभग पूरी तरह से सफाचट कर दिया था। ये देखकर इनके मन में बड़ी गहरी उदासी उतर आई, क्योंकि वो पुजारी जिसने 40 साल तक उस जगह पर रहते हुए जंगल की हर आवाज सुनी थी, सांभरों और भेकरों की पुकार, हाथियों की चिघाड़, वो बेचारा पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे बस कुछ हड्डियों के रूप में रह गया था। इसके बाद ये लोग करीब 1 घंटे तक आसपास का पूरा इलाका ध्यान से देखते रहे। इन सबको यही उम्मीद थी कि कहीं कोई निशान या पग मार्क्स मिल जाए जिससे आगे का रास्ता समझ में आ सके। हालांकि इन्हें कुछ पुराने पग मार्क्स दिखे, मगर उनके बारे में कोई पक्के तौर पे नहीं कह सकता था कि वो पग मार्क्स उसी मैनीटर बागिन के हैं। उस बारे में कोई नहीं कह सकता था। सुबह करीब 9 बजे ये सब लोग 23 मील दूर गुंडलम की ओर निकल गए और शाम के करीब 5 बजे वहां पहुंचे। वहां हाल ही में हुए नर भक्षण के बारे में पूछताछ करते हुए एंडरसन साहब को पहली बार एक चारवाहे से ऐसी जानकारी मिली जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। उस चारवाहे ने बताया कि जिस पानी के हौज के पास पहले भैंस के बछड़े को बांधा गया था, उसी जगह वो अपने मवेशियों के झुंड के साथ गया था और उसके साथ साथ उसका एक साथी भी था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उसका साथी फ्रेश होने के लिए पास की झाड़ियों की ओर चला गया और वो जैसे ही नीचे बैठा, उसी समय भाई सामने की झाड़ियों के पीछे से बाघिन का डरावना इतना बड़ा सर उभर के निकल आया।
उसमें अहम बात यह थी कि उस बाघिन का एक कान गायब था। अगले ही पल वो काली पीली धारियों वाली बाघिन उस आदमी पर झपटी, और वो बेचारा तो बस एक अधूरी सी चीख ही निकाल पाया यार। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाघिन के दांत उसके चेहरे और गले में धंस चुके थे और वो उसे उठाकर जंगल के भीतर गायब हो गई। कुछ ऐसी ही जानकारी की उम्मीद एंडरसन साहब को पहले से ही थी। हालांकि इनमें के मन के किसी कोने में ये चाह भी थी कि काश ऐसी कोई दुखद खबर सच ना हो। लेकिन जो घटनाएं घट रही थी, जो लोग मारे जा रहे थे, वो उसी पुरानी दुश्मन बाघिन के काम थे जो अपने इलाके में लौटकर आ गई थी। भाई फर्क बस इतना था कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा चालाक, सतर्क और डेंजरस हो चुकी थी, खतरनाक हो चुकी थी। चारों ओर से मिल रही खबरें ये भी साफ बता रही थी कि चारे के तौर पर बांधी गई किसी भी गाय भैंस या बछड़े को उस नरभक्षी ने हाथ तक नहीं लगाया था। और ये इस बात को मतलब इन लोगों को ये बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि इस बाघिन को बांधे हुए मवेशियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल तभी हमला करती थी जब सामने अचानक कोई इंसान आ जाए, और ऐसे मौक़ों पर ही वो अपने शिकार को मारने का इरादा भी रखती थी कि भाई इंसानों को ही मारना है। उसके अगले 2 दिनों तक एंडरसन साहब और इनके साथी पूरे इलाके में इस उम्मीद के साथ घूमते रहे कि शायद कहीं उस नरभक्षी से आमना-सामना हो जाए। लेकिन इस उम्मीद के साथ-साथ एक डर भी बराबर बना हुआ था कि वो बाघिन किसी भी पल उन पर झपट सकती थी। गुंडलम नदी के किनारे की नरम और भीगी हुई रेत में इन्हें जगह जगह बाघिन के एकदम फ्रेश पग मार्क्स दिखाई दे रहे थे, और जोवलगिरी की उस बाघिन के निशान अब तक इनके लिए पूरे जाने पहचाने हो चुके थे। एक बार में पहचान जा रहे थे कि ये मैनीटर के हैं। तीसरे दिन दोपहर के समय अचानक कुछ लोगों का एक दल जोवलगिरी से लगभग 30 मील का फासला तय करके इनके पास पहुंचा, और उन्होंने बताया कि भाई साहब एक और आदमी मारा गया है। पिछले ही दिन जोवलगिरी के डाक बंगले के रखवाले को बाघिन ने मार डाला था, और उसका अधखाया हुआ शव बंगले से करीब 100 गज की दूरी पर मिला था। अब तक उस पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि वो बाघिन एक जगह आदमी को मारने के बाद एक दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकती थी। शिकार खाती थी और फिर चली जाती थी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एंडरसन साहब को ये ज़्यादा मुमकिन लगने लगा कि अब वो सुलेकुंटा और गुंडलम की दिशा में आगे बढ़ चुकी होगी। इसलिए ये बिना देर किए वहाँ से निकले। अब जोवलगिरी से जो लोग आए थे वो भी इनके साथ हो लिए। एंडरसन साहब के हाथ में राइफल देख करके शायद उन्हें कुछ सुरक्षा महसूस हो रही होगी, भैया इनके हाथ में राइफल है, इन्हीं के साथ रहो। जब ये लोग सुलेकुंटा के मंदिर के पास पहुंचे तब तक अंधेरा घिरने लगा था। रात बहुत काली होने वाली थी, इसलिए पहले की तरह एक बार फिर अलाव जला लिया गया और मंदिर को ही सहारे के रूप में चुन लिया गया। भाई यही मंदिर में ही रहेंगे। वहां कुल मिलाकर ये 12 लोग थे, 4 ये लोग और 8 जो लोग इनसे मिलने के लिए आए थे। उस समय एंडरसन साहब के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। इन्हें महसूस हो रहा था कि रात शांत नहीं बीतने वाली है, क्योंकि अंधेरा होते ही जंगल भी जैसे बेचैन होने लगा था। यार रात करीब 8:30 बजे के आसपास पहली बार इन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जो अंदाजन आधे मील की दूरी से आ रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन वो इस बार काफी नजदीक से आई थी। सबको यही लगा कि वही नरभक्षी बाघिन है, और जिस तरह से वो बार बार आवाज लगा रही थी उससे साफ समझ में आ रहा था कि वो अपने जोड़ीदार की, अपने मीटिंग पार्टनर की तलाश कर रही थी। उसने इन लोगों को जलाया हुआ इन लोगों ने जो अलाव जलाया था उसको देख लिया था, और शायद इसी उम्मीद में कि उसे वहाँ शिकार मिल सकता है वो मंदिर के चारों ओर 2 बार चक्कर भी लगा चुकी थी। वो बार बार जो है साथ दे रही थी, और बीच बीच में उसे कहीं दूर से जवाब भी मिल रहा था, जिससे ये एहसास और गहराता जा रहा था कि जंगल की वो रात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। भाई अब तक की सारी घटनाओं को जोड़कर एंडरसन साहब के मन में एक तरकीब आई। उन्हें लगा कि अगर वो तरकीब ठीक से काम कर गई तो कम से कम सुबह होने तक उस बाघिन को उसी इलाके में रोका जा सकता था। और इसी सोच के साथ उन्होंने 2 बार वैसी ही आवाज निकाली जैसे आमतौर पर नर बाघ जवाब देता है, जैसे जिम कॉर्बेट साहब भी निकालते थे। इसका असर तुरंत दिखाई पड़ा,
क्योंकि मंदिर के चारों ओर की जो खुली हुई जगह थी उसके एकदम आखिरी में बाघिन आ गई थी। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दिल भैया घबरा गए, दहल उठे। लेकिन इतने पास आ जाने के बाद एंडरसन साहब ने दोबारा फिर वो मेल टाइगर की आवाज़ नहीं निकाली, क्योंकि इन्हें डर था कि ऐसा करने से कहीं उसे शक ना हो जाए। इसके बाद इन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो लोग आपस में ऊंची आवाज़ में बात करते रहें और साथ में ये भी हिदायत दे दी कि अलाव की आग को तेज ना होने दें। इनकी ये बात इनके साथियों को कुछ ज़्यादा जमी नहीं, लेकिन एंडरसन साहब का अंदाज़ा साफ था कि एक तरफ आसान शिकार मिलने की उम्मीद और दूसरी तरफ से जोड़ीदार मिलने की चाह, इन दोनों वजहों से वो बाघिन वहीं आसपास मंडराती रहेगी। सवेरा होने से कुछ ही पहले उस बाघिन ने एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाई। ये सुनते ही एंडरसन साहब को पूरा यकीन हो गया कि इनकी तरकीब काम कर गई। जैसे ही हल्की सी रोशनी फैलनी शुरू हुई, ये तेजी से अपना निकले और जोवलगिरी की ओर बढ़ गए। करीब पौन मील चलने के बाद इनके दिमाग में वही इमली का पेड़ आ गया जिसके नीचे 1 साल पहले इसी बाघिन ने एक लड़के को मार डाला था। बिना ज़्यादा तैयारी के बैठने के लिए वो पेड़ बिल्कुल सही लग रहा था। ये बिल्कुल सुरक्षित एक सेफ तरीके से वहां पहुंचे, ऊपर पेड़ पे चढ़े और लगभग 12 फुट की ऊंचाई पर दो डालियों के बीच बने एक सहारे में बैठ गए। वहां बैठना काफी आरामदायक और बड़ा संतुलित था। उस जगह से दोनों तरफ की तरफ जाती हुई जो पगडंडियां थी वो दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रही थी। इन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर से नर बाघ की जैसी एक आवाज निकाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। अब इस खामोशी से इनके मन में शंका हो गई कि कहीं वो बाघिन इलाका छोड़कर तो नहीं चली गई, या फिर उसने मंदिर के पास किसी आदमी को देख लिया हो और अब वहीं छिपकर बैठ गई हो। वैसे तो इन्होंने वहां से निकलते वक्त अपने लोगों को साफ कह दिया था कि भाई कोई भी मंदिर से बाहर ना निकले, लेकिन अगर मान लो किसी को पानी के लिए या किसी और जरूरत के लिए बाहर निकलना पड़ ही गया हो तो। और यही सोच इनके अंदर तक इनको बेचैन करने लगी। ये बड़े टेंशन मानने लगे, यार मान लो अगर कोई निकल गया होगा तो शिकार हो गया होगा। इन्होंने एक बार फिर से नरबाग की आवाज निकाली, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर रुककर इन्होंने फेफड़ों में पूरी ताकत से हवा भरी और तीसरी बार फिर एक जोर की दहाड़ निकाली, एक आवाज निकाली। इस बार जंगल के भीतर से एक जवाब गूंज उठा। ये साफ हो गया बाघिन ने इनकी आवाज सुन ली थी, तो उसने जवाब दिया था। और जो जवाब आया था वो मंदिर की दिशा से ही आया था। यानी इनका अंदाजा सही था कि वो बाघिन अब भी मंदिर के आसपास ही थी। इन्होंने चौथी बार आवाज दी और इस बार भी तुरंत जवाब मिला। अब इस पर कोई शक नहीं रह गया था कि जोड़ीदार पास होने के भ्रम में वो बाघिन धीरे धीरे इन्हीं की ओर बढ़ रही थी। एंडरसन साहब ने लगातार 2 बार फिर से वही आवाज निकाली। इस बार जो जवाब आया अब वो मुश्किल से 100 गज की दूरी से था। इन्होंने तुरंत राइफल की नली अपनी राइफल उठाई और उसकी नली तुरंत उस पगडंडी की ओर साध ली, बिल्कुल टारगेट कर ली जहां से बाघिन के आने की सबसे ज्यादा संभावना थी। और मन ही मन गिनती करने लगे कि उसकी दूरी तय करने में उसे 30 कम से कम 30 सेकंड का समय लगना चाहिए वो डिस्टेंस कवर करने में। अभी ये 27 तक ही गिन पाए थे कि वो बाघिन चलती हुई इनकी नजर में आ गई। उसकी आंखें अपने जोड़ीदार को ढूंढ रही थी। जिस ऊंचाई पर एंडरसन साहब बैठे थे वहां से उसका सिर्फ एक कान दिखाई दे रहा था। अब वो नर मांस भक्षी पूरी तरह से इनके निशाने में थी और इस बार किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं थी। वो कहीं अपनी जगह से आगे ना बढ़ जाए, वो वहीं पर रुकी रहे जहां पे है। इस मकसद से एंडरसन साहब ने बहुत हल्की सी एक कराह जैसी आवाज निकाली, जिसे सुनकर बाघिन वहीं पर रुक गई और ऊपर की ओर देखने लगी। और जैसे ही उसने ऊपर देखा उसी समय .405 राइफल की गोली उसकी दोनों आंखों के बीच धां ऐसे घुस गई। वो थोड़ा सा आगे झुकी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। फिर एक और गोली चली, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि पहली में ही ठंडी हो गई थी। जोवलगिरी की वो बाघिन जो कभी बेहद चालाक और खूंखार नरभक्षक थी, उसका अंत हो गया था दोस्तों। एंडरसन साहब की चाल में फंसकर वो उसी जाल में आ गई थी जो उसी के लिए रचा गया था।
इसके आगे अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। एंडरसन साहब के साथ आए 11 साथी खुशी से झूम उठे। जंगल से एक मजबूत बांस लाया गया और जंगली बेलों की मदद से बाघिन के पैरों को उसमें बांध दिया गया। इसके बाद 7 मील दूर जोवलगिरी की ओर उनका जुलूस निकल पड़ा। नरबख्शी की दहशत इतनी गहरी थी कि रास्ते में जो गांव वगैरह पड़ रहे थे, उनमें कोई भी आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा था भाई घर से बाहर। लेकिन जैसे जैसे ये खबर फैली, लोग तेजी से इकट्ठा होने लगे और उस बागिन को देखने के लिए ऑब्वियसली भीड़ जो है उमड़ पड़ी। एंडरसन साहब एक और हटकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। इन्होंने चाय पी, धूम्रपान किया और फिर वहां से रवाना हो गए। इनकी स्टूड बेकर गाड़ी में वो बागिन बांधी हुई गई। इनके मन में बस एक ही संतोष था कि पहले हुई एक चूक, उसके बाद गिरे तमाम निर्दोष लोगों की जान, आज उन सबका हिसाब पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जोवलगिरी की इस नरबख्शी की सच्ची घटना? अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद एक और घटनाक्रम उत्तरांचल डायरीज आप लोगों के सामने लाने वाला है, मगर उसको सुनने के लिए तो यार आपको बने रहना होगा ना उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज की कोशिश यही रहती है कि आपके मनोरंजन के साथ साथ आपको वन्य जीवों के स्वभाव को भी समझने में आसानी हो और इनके प्रति आपके मन में प्यार पैदा हो यार, थोड़ा सा एक इज्जत हो इनके प्रति, नेचर के प्रति। आज जो महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक ज़रूरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों, कोलीग्स और पड़ोसियों के साथ, ताकि वो लोग भी वन और वन्य जीवों को समझ सकें। उनकी थोड़ा सा उनको भी दिल में एक प्यार उमड़े उसके लिए। और अंत में वही प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ कि अगर संभव हो तो चैनल को थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से कुछ अनुदान देने की भी कोशिश करिएगा, कुछ डोनेशन वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो दोस्तों, फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही एक और रोमांचित और मनोरंजक घटनाक्रम के साथ। ठीक है, तो फिलहाल तो बाय बाय। और ये जो शोर शराबा होगा इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।